जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है पोश एक्ट के बारे में। ये क्या होता है? ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ये नहीं लिखा हुआ है, पोश एक्ट में इतना लिखा होता है, लेकिन इसका पूरा मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। मतलब कि जहाँ पे गर्ल्स वगैरह या फीमेल वगैरह काम करती है ना, जैसे कि कोई एनजीओ में काम कर रही है, स्कूल में काम कर रही है, इवन स्टूडेंट भी हो, ठीक है ना। जैसे कि फीमेल टीचर के साथ भी कुछ गंदगी हो सकती है और स्टूडेंट के साथ भी गंदगी हो सकती है, ठीक है ना। कोई फीमेल स्टूडेंट है, कोई गर्ल है, और तो उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, ठीक है, चाहे वो कॉलेज में चाहे स्कूल में। उन सारी वुमेन को हमें बचा के रखना है, ये चीज़ बताई गई है। लेकिन इस वाले एक्ट में बहुत ज़्यादा गैप है। वो क्या गैप है हम समझेंगे यहाँ पे। वर्क प्लेस में जेंडर जस्टिस होना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। कंसेंट का मतलब क्या होता है पोश एक्ट के अंदर, वो हम समझेंगे। एविडेंस वगैरह देखेंगे यहाँ पे हम, और डिजिटल एब्यूज़ किस तरह से होता है वो सब कुछ समझेंगे हम। और क्या रिफॉर्म करनी चाहिए इस एक्ट के अंदर वो भी हम ज़रूर समझेंगे। मतलब इस एक्ट के बारे में ऊपर नीचे सब कुछ हम समझ लेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे पहले प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 है, इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। इसके बैकग्राउंड क्या है कि 1992 में क्या हुआ था ना, देखो हर एक जितने भी ये सेक्सुअल एक्ट वगैरह बने ना, उनके सबकी जड़ है ये भंवरी देवी केस। क्या हुआ था कि भंवरी देवी है ना, एक सोशल वर्कर थी, ठीक है। और ये क्या करते थे कि ये कहीं पे चाइल्ड मैरिज हो रही ना, उनको बैन कराते थे। ये राजस्थान की घटना है। तो एक बार क्या हुआ कि चाइल्ड मैरिज जहाँ हो रही थी इन्होंने बैन करा दी, ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज नहीं हुई। लेकिन कुछ लड़कों ने, और कुछ मैं कहूँगा लड़के नहीं कहूँगा, उन्हें मैं ऑफेंडर कहूँगा, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे, उन लोगों ने मिलकर के इनका गैंगरेप कर दिया। किसका? भंवरी देवी का, ठीक है। तो भंवरी देवी जी को न्याय नहीं मिला, या फिर पुलिस वगैरह में गए तो इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, फिर इनको कोर्ट जाना पड़ा तब जाके इनकी एफआईआर लिखी, जबकि इनके साथ गैंगरेप हो चुका था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज को रोकते, ये अच्छा काम करते थे, लेकिन इसका बुरा हुआ इनके साथ में, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ कि ये केसेस वगैरह बहुत चलते गए, और लास्ट में आया विशाखा गाइडलाइन, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में दिया था, ठीक है ना। इसमें बताया गया था, देखो ये एक्चुअली काम करती थी, सोशल वर्कर थी, घरों से बाहर जा करके काम करती थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज वगैरह रुकाना, ये सब कुछ काम करती थी। लेकिन ये तो सेफ नहीं है ना, पवरी देवी तो सेफ नहीं थी, ये अपना काम कर रही थी, लेकिन काम करते करते इनके साथ में गैंगरेप हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्क प्लेस पे बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, इसलिए उन्होंने विशाखा गाइडलाइन लिखाई थी। विशाखा गाइडलाइन नॉर्मल भाषा में कि मतलब अगर गर्ल वगैरह कहीं पे उनका वर्क प्लेस है कि वो कहीं काम कर रही है, कहीं एनजीओ में काम कर रही है, किसी स्कूल में काम कर रही है, हॉस्पिटल में काम कर रही है, तो उनके बॉस या उनके कलीग उनको परेशान नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने पूरी गाइडलाइन दी थी। बहुत बड़ा जजमेंट था ये, ठीक है। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ में ही कहा इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक लॉ भी लेके आइए, आप सिर्फ हमारे भरोसे मत बैठो कि हमने गाइडलाइन दी उससे काम चलेंगे, आप लो भी लेके आओ। तो लास्ट में लो आया 2013 में। घटना क्या थी? 1992 में भंवरी देवी, उसके बाद 1997 में विशाखा गाइडलाइन आई थी, और लास्ट में 2013 में, मतलब करीबन ये 21 साल बाद में हमारे पास में पोश एक्ट मिला, मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है ना, सिंपल भाषा में हम ये समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, ठीक है ना। ये होता है एक्चुअली में 4 तरीके से, ठीक है। एक होता है क्विड प्रो भी, उसको मैं समझाता हूँ। एक होता है फिजिकल तरीके से, मतलब अनवांटेड टच कर दिया किसी, कोई गर्ल है वो नहीं चाहती आप उसको टच करो, जैसे कि हैंडशेक करना तो नॉर्मल है, लेकिन आप किसी की कहीं और बॉडी पे टच कर रहे हो ना, जैसे कि आपने उसके जैसे कि सिर पे टच कर दिया, उसको पसंद नहीं है, आपने उसके गाल को टच किया, उसको पसंद नहीं, तो ये किस में आ जाएगा? सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाएगा। चाहे वो कलीग करे, उसके साथ वाला करे, उसका बॉस वगैरह करे, या उसका इवन जूनियर भी करे, कोई भी करेगा गर्ल के साथ में तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाएगा, उस पर पोशक लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अनवांटेड समझ में आया। वर्बली भी होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो कैसे होगा? किसी गर्ल को सेक्सुअल जोक्स वगैरह और इस तरह के कमेंट्स वगैरह देना, वो गलत हो जाएगा। एक नॉन वर्बली होता है, कैसे? स्टेयरिंग करके किसी को घूरना, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ठीक है। अगर कोई बॉस है या कोई जूनियर है और उसके सामने कोई गर्ल जा रही है, उसको स्टेयर कर दिया ना, तो वो लड़की आपके खिलाफ है, पोशक लगा सकती है। बात समझ में आ गया, ठीक है। एक होता है क्विड प्रो, इसको हटा देते हैं। क्विड प्रो क्या होता है? बॉस क्या कहता है कि अगर तेरे को, किसी गर्ल को कहता है बॉस, अगर किसी कंपनी का मालिक है, वो कहता है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो मेरे साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब आपको मेरे साथ में कुछ गलत करना पड़ेगा। वो गर्ल को इस तरह से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक तरह से वो लड़की कहती है कि हाँ सर मेरे को प्रमोशन चाहिए, तो इसलिए मैं करने को तैयार हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो गर्ल ने यहाँ पे यस ही कहा है कि हाँ सर ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है कि आप मेरे को प्रमोशन देंगे, तो इसके हिसाब से आप मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं।
देखा जाए तो गर्ल ने कंसेंट दी है, लेकिन इसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्ल ने ना उस समय पर लालच में आकर ऐसा कर दिया, लेकिन उसके साथ हुआ तो गलत है ना। देखो, लालच के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी कानून नहीं बनाया, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट पे केस बनाया, तो उसके लालच पे कोई भी केस नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इसका शोषण हुआ है, इसका यूज़ किया गया है, तो ये बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा सकती है उस बॉस के खिलाफ, चाहे इसने पहले कंसेंट दी हो। लेकिन ये कंसेंट है ना, एक अर्ज के थ्रू आई थी कि हाँ, कि ये क्विड प्रो है, मतलब कि आप मुझे प्रमोशन दो और मैं अपनी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा आपके लिए। ये एक तरह का क्विड प्रो है। क्विड प्रो भी क्या है? एक तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट है। लड़की को है ना, बाद में समझ में आता है 1-2 महीने बाद में, कर रही है तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है? तो बाद में क्या है, कंप्लेन कर सकती है ये लड़की? बिल्कुल कर सकती है। लेकिन ये कहाँ करेगी कंप्लेन? क्या सीधा थाने में जाएगी? नहीं जाएगी। ये पहले कहाँ जाएगी? आईसीसी में। इसका मतलब होता है, जैसे कि कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी है, ठीक है ना? रिलायंस कंपनी में जैसे कि जयपुर में इनका ऑफिस होगा, तो वहाँ पे भी एक इनका मैनेजर होगा, ठीक है ना? एक तो मुकेश अंबानी साहब, वो तो बहुत बड़े मैनेजर है, लेकिन जो जयपुर में लोकल ब्रांच है वहाँ पे भी एक मैनेजर साहब होंगे। यहाँ पे बहुत सारी गर्ल काम करती होगी, ठीक है ना? तो अगर इस मैनेजर ने इस गर्ल को कहा कि मैं देखो प्रमोशन दूंगा और आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो हाँ, ये गर्ल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन उसका बाद में समझ में आएगा, अरे यार मेरे साथ बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये गलती को पहचानने में पॉश एक्ट कहता है कि आपके पास 3 मंथ का समय है, कि मतलब 3 मंथ में अगर लड़की कंप्लेन करती है तो उसकी कंप्लेंट वैलिड होती है। बात समझ में आ गया? एफआईआर का कितना समय होता है? 24 आवर। 24 आवर के बाद में अगर कोई एफआईआर करता है ना, तो ये माना जाता है, पुलिस ये और कोर्ट ये मानते हैं कि नहीं, ये कोई लफड़ेबाज है, इसलिए 24 घंटे के बाद आ रहा है। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट में 3 मंथ का समय मिलता है गर्ल को समझने में कि हाँ, उसके साथ कुछ गलत हो गया है, और वो कंप्लेन कर सकती है। समझ में आ गया? ये कंप्लेन कहाँ करेगी? ये करेगी उस कंपनी की, रिलायंस कंपनी की जयपुर ब्रांच की इंटरनल इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। यहाँ जाकर वो गर्ल अपनी शिकायत करेगी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आगे। अब ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ना, ये उसकी शिकायत को इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहीं ये शिकायत झूठी तो नहीं है। आजकल लड़कियां कर देती है ना, किसी को झूठा केस लगाती, पहले वो शिकायत ये तो करती है कि झूठी केस तो नहीं है। अगर कंप्लेंट कमेटी को लगता है कि नहीं, ये शिकायत बिल्कुल सही है, इस लड़के के साथ गलत हुआ है, तो ये बाद में क्या कर सकती है? अपना फैसला सुना सकती है, ये जजमेंट दे सकती है। क्या कोई कोर्ट बैठता है? क्या नहीं, कोर्ट वाला नहीं बैठेंगे, कोर्ट के जज साहब नहीं बैठेंगे। तो इंटरनल क्यों कहा? क्योंकि कंपनी के अंदर की बात होगी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में एक सीनियर वुमेन होती है, वो एज ए जज वर्क करती। सीनियर वुमेन मतलब ये रिलायंस की ही एक एम्प्लॉय होगी, वहाँ पे काम करती होगी। मैं पूरा केस समझा रहा हूँ कि समझ में आना चीज़ें सारी सर, ठीक है? ये रिलायंस की वुमेन होगी, रिलायंस की में काम करने वाली एक औरत होगी, लेकिन उसकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी। ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जज बनती, और ये सब कुछ ये इन्वेस्टिगेट भी करती है वगैरह, लास्ट में फाइनल जजमेंट सुनाती। ये जजमेंट क्या सुनाएगी? या तो ये जो मैनेजर है इसने गलत किया था, या तो सस्पेंड हो जाएगा, या टर्मिनेट हो जाएगा, या इसके खिलाफ में फिर लास्ट में एफआईआर होगी। पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को ये गर्ल कहेगी, उसके बाद में एफआईआर होगी। बात समझ में आ गया? बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये सारा का सारा पोस्ट एक्ट था। अब पोस्ट एक्ट क्या कहता है? पोस्ट एक्ट, अब हम आर्टिकल के सबसे चलते हैं। ये एक लॉ है जो कहता है कि अगर ऑफिस है, कॉलेज है, स्कूल है, एनजीओ है, कोई स्टोर है, किराने की दुकान है, अगर वहाँ लड़की काम कर रही है, तो उस लड़की को अगर कोई सेक्सुअल हैरेस करता है, तो वो क्या कर सकती है? वो उसके खिलाफ में कंप्लेन कर सकती है पोस्ट एक्ट के हिसाब से, और लास्ट में उसको पनिशमेंट भी होगी उस वाले पर्सन को। ठीक है, बस इतना सी सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट एक्ट 2013 जो आया था, उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी खामियाँ इसमें। जैसे कि 3 मंथ का टाइम दिया है। अरे गर्ल को समझने में टाइम लगता है, उसके साथ गलत हो गया, क्या पता उसको 4 महीने में समझ में आया, तो उसकी फ्रेंड ने समझा कि नहीं यार, तेरे साथ तो गलत हुआ है, इस तरह से तो दुनिया प्रमोशन नहीं लेती है, तूने तो गलत कर दिया। उसको 4 महीने में समझ में आया, लेकिन अब वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में अपनी कंप्लेंट को दर्ज नहीं करा सकती। बात समझ में आया? और अगर एफआईआर कराने जाएगी तो पुलिस वाले कहेंगे भाई आपको तो 24 घंटे में आना चाहिए था, अब आपको अबाउश हो रहा है, तो ना एफआईआर हुई, ना इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में इसकी कंप्लेंट सुनेगी। ठीक है, ये तो कमी लग रही बिल्कुल साफ। आज हरेसमेंट है ना, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल और डिजिटल भी होता है। बिल्कुल सही बात है। भाई एक तो फिजिकल टच होता है, स्टेयरिंग होती है, ये तो पुरानी बातें हैं। आजकल तो इमोशनल और डिजिटल वगैरह पता नहीं क्या क्या जा चुका है। और 2013 का जो एक्ट आया था, उसमें ही इमोशनल डिजिटल जैसे कोई भी वर्ड इंक्लूड ही नहीं थी। इसकी जो लैंग्वेज थी ये बहुत ही आउटडेटेड है, जो 2013 की थी, और उसमें इमोशनल जैसे वर्ड, डिजिटल जैसे वर्ड इंक्लूड ही नहीं है। तो मतलब कि अगर कोई इसको इमोशनली सेक्सुअल हैरेस करता है, डिजिटली सेक्सुअल हैरेस करता है, तो उसको उस पर कभी भी कंप्लेन होगी नहीं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? इन्फॉर्म्ड कंसेंट का बिल्कुल कंसेप्ट मिसिंग है। एक तो होता है कंसेंट देना, कंसेंट मतलब कि यस कहना कि हाँ ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उसको पूरा बताओ ना भाई कि हाँ इसको करने से क्या क्या फ़ायदा हो, कि मतलब कि आपका कितना नुकसान हो सकता है, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह खो सकती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बता रहे।
कंसेंट है मतलब कि बस हाँ कहलवाना है लड़की से, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है। समझाता हूँ और तरीके से। एक्ट क्या बोलता है कि कंसेंट होनी चाहिए वहाँ पे, पर ये नहीं समझाता कि कभी कभी स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय प्रेशर में यस बोल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि कोई टीचर, स्कूल के एग्जाम्पल पूरे समझ में आएगा। अगर किसी टीचर ने कहा किसी गर्ल को कि भाई अच्छे ग्रेड चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए क्या, तो कहता है चलो कॉफ़ी चलते हैं। किसी टीचर ने किसी गर्ल को कहा, तो गर्ल है ना यस बोल देती है, पर एक्चुअली में वो प्रेशर में है। क्यों? वहाँ पर पावर का इम्बैलेंस है, उसके सामने टीचर खड़े हैं, तो वो डर गई एक तरह से कि यार कि पता नहीं सर बाद में मेरे को ज़्यादा नंबर ना काट दे। वहाँ पे पावर इम्बैलेंस है। इस चक्कर में क्या हुआ, उस गर्ल ने यस कह दिया, उसके मुंह से यस निकला है, लेकिन क्या वो एक वैलिड कंसेंट है? बिल्कुल वैलिड कंसेंट नहीं है। इस एक्ट इसको वैलिड कंसेंट मान लेता है क्योंकि लड़की ने इसका, लेकिन एक्चुअली में वो वैलिड कंसेंट नहीं है, वो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है, वो तो प्रेशर में किसने इसका था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गर्ल क्या कर सकती है, आज के एक्ट के हिसाब से, 2013 के एक्ट के हिसाब से ये गर्ल आईसीसी में कंप्लेन नहीं कर सकती। आईसीसी मतलब हाँ, एक कॉलेज में भी आईसीसी होता है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन कॉलेज में भी आईसीसी होता है। क्यों? कॉलेज में भी तो गर्ल वगैरह और एज ए स्टूडेंट जाती है और एज ए टीचर भी जाती है। वही लड़कियां भी तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होती है ना, बड़ी बड़ी प्रोफेसर्स होती है। तो मतलब कॉलेज में भी इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है, बिल्कुल होती है, आपके कॉलेज में भी होती है। आप जाके के आपको ऐसा लगता है आपके साथ गलत हुआ है, तो बिल्कुल आपको कंप्लेन करनी चाहिए विदिन 3 मंथ, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, वैलिड कंसेंट मान लेती है आज के टाइम पे तो, लेकिन आप प्रेशराइज करेंगे तो शायद आजकल तो आईएएस वगैरह वो भी बड़े ही एक्टिवली आपको हेल्प कर सकते हैं। इमोशनल और साइकोलॉजिकल हरासमेंट है वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं। इसका मतलब क्या है, हरासमेंट जो होता है ना वो सिर्फ बॉडी टच नहीं होता है। सही बात है, मैंने बताया ना यहाँ पे भाई, आप किसी को सेक्सुअल कमेंट भेज रहे हैं या फिर सेक्सुअल रिमार्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ भी आता है। किसी को घूर रहे हैं आप लड़की को, वो सारा सारा सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। कभी कभी माइंड गेम्स होते हैं ना, वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक टीम है, ठीक है ना, एक एक कोई सी ऑफिस है, जैसे कि जयपुर में कोई बड़ा ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पर करीबन 15 जने काम करते हैं। एक मैनेजर साहब होंगे, बाकी सारे के सारे इनके एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। तो ये मैनेजर है ना, एक गर्ल को मतलब इस तरह से उसके साथ गाइड गेम खेलता है। वो क्या कहता है मैनेजर इस गर्ल को कि है ना, आप यार आप मेरे पे विश्वास करो, आप मेरे साथ रहा करो, ये बाकी जो 13 जने हैं ना, क्योंकि एक तो मैनेजर खुद हो गया, एक एक गर्ल हो गई, बाकी 13 जने। मैनेजर ऐसा माइंड गेम खेलता है, वो क्या कहता है इस गर्ल को कि यार आप है ना मेरे साथ रहा करो, बाकी जो 13 जने ना ये आपको पसंद नहीं करते, ये आपकी शिकायतें करते, तो आप मेरे साथ रहा करो। तो एक्चुअली में ये गर्ल है ना, ये गर्ल बेबस हो गई यहाँ पे। उसको उसको डर है कि यार कि ऐसा ना हो कि मैनेजर साहब मुझे बाहर निकाल दे, या फिर ये सारा के 13 जने मेरी कंप्लेन ना कर दे। एक तरह का माइंड गेम खेला है, एक्चुअली में सच नहीं है इस बात को। क्या पता है सच ना हो, क्या पता 13 जने उसको लाइक करते हो एज ए टीम मेंबर, लेकिन इस मैनेजर ने ये अफवाह उड़ा दी कि नहीं यार कि ये 13 जने हैं ना, इस लड़को कहते हैं कि ये 13 जने तेरे खिलाफ है, ये आकर के मेरे को शिकायत करते, तू तो मेरे पर विश्वास करा कर। तो एक्चुअली में इस मैनेजर ने क्या किया, इसको अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश की। ये चीज़ गलत है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है कि तुम सिर्फ मेरे साथ सेफ हो यहाँ पे इस पूरी टीम में, और ये बाकी जो टीम मेंबर है ना वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये क्लियरली एक हैरेसमेंट है। पर एक्ट में इस तरह का कोई भी कैटेगरी नहीं है। मतलब कि अगर इस तरह की चालाकियाँ करते हैं ना मैनेजर आज के ज़माने में, और बहुत करते हैं, बहुत कॉर्पोरेट में बहुत नॉर्मल है, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्चुअल में उनको पॉश एक्ट के खिलाफ जाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे पॉश एक्ट में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं, मतलब कि गर्ल यहाँ पर भी खुद का सेक्सुअल हैरेसमेंट उनको कराना ही पड़ता है लास्ट में। ठीक है, कंप्लेंट तीसरी क्या, दो चीज़ समझ में, एक तो इन्फॉर्म कंसेंट, सेकंड इमोशनल साइकोलॉजिकल गेम्स चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आते हैं। एक कंप्लेंट का टाइम लिमिट सिर्फ 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स मतलब कि विक्टिम अगर किसी गर्ल के साथ कुछ गलत हुआ है, उसको समझने में कभी कभी टाइम लग जाता है कि यार ये मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, मेरे साथ तो हैरेसमेंट हुआ है, और 3 मंथ बाद में समझ में आएगा तो वो कंप्लेन नहीं कर पाएगी आईसीसी में जाकर के। इसका मतलब तो ये चीज़ गलत हो गया। मतलब कि ये जो टाइम लिमिट दिया है यहाँ पे, ये तो बहुत कम टाइम लिमिट है। अगर किसी स्टूडेंट को 6 महीने बाद रियलाइज़ होता है कि यार मेरे साथ तो गलत हो गया, तो एक्ट क्या बोलेगा कि नहीं अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, ये चीज़ तो गलत है। यहाँ पे इसको टाइमलाइन बढ़ाना चाहिए था गवर्नमेंट को। लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट है, जैसे कि कोई मैनेजर है, उसने किसी गर्ल को प्रमोशन के नाम पर सेक्सुअल फेवर लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मैनेजर है ना, इसको क्या बोलेंगे, रेस्पोंडेंट बोलेंगे। अरे इसको रेस्पोंडेंट मत बोलो, इसको तो ऑफेंडर बोलो। लेकिन इसको एक्ट क्या बोलते हैं कि तो रेस्पोंडेंट है, ये तो सिर्फ अपना जवाब दे रहा है, नहीं ये ऑफेंडर है, मतलब किसने गलत काम किया है। लेकिन एक्ट इसको रेस्पोंडर बोलेगा जो चीज़ गलत है। यहाँ से क्या होता है, पूरे एक्ट की सीरियसनेस ही यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब लैंग्वेज काफ़ी सॉफ्ट है यहाँ पे। प्रूफ सारी
जो प्रूफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो किस पे होती है, वुमेन पर होती है। मतलब कि विक्टिम को बताना है कि मेरे साथ गलत हुआ, ये चीज़ गलत है ना भाई। प्रूफ और बर्डन किस पे होना चाहिए था, रेस्पोंडेंट पे होना चाहिए था, यहाँ पे जो गलत करा उस पे होना चाहिए था, लेकिन किस पे हो गया है, ये विक्टिम पे हो गया। हैरेसमेंट एक पैटर्न पे, हैरेसमेंट एक पैटर्न होता है, सही बात है। जैसे कि कोई टीचर है ना, वो किसी गर्ल के साथ कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है उसको, वो जैसे कि गुर वगैरह रहा है ना, तो उसके खिलाफ में पोस्ट एक्ट लगना चाहिए था। लेकिन ये गर्ल लास्ट में परेशान होकर क्या करती है पता है, वो स्कूल छोड़ देती। वो गर्ल कहती कि ठीक है मैं दूसरे स्कूल में चले जाऊंगी। वो पापा को कहती पापा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराओ, तो वहाँ चली जाती। लेकिन ये टीचर तो बदमाश होकर वही है ना, ये फिर गर्ल नंबर 2 फिर यहाँ पे इसको घूरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये टीचर क्या है, ये एक तरह का एक, मैं तो कहूँगा कि ये सीरियल ऑफेंडर है। मतलब कि ये हमेशा इस तरह करता है, ये एक तरह का पैटर्न है हैरेसमेंट इस टीचर के लिए। तो पर एक्ट क्या कहता है, डायरेक्ट एविडेंस लेके आओ। हमें तो भाई ये गर्ल तो चली गई बाहर, ठीक है ना, अभी दूसरे स्कूल में जा चुकी है, तो अब ये तो केस नहीं लगा पाएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर ये गर्ल किसी दूसरे स्कूल में चले गई ना, तो अब ये पुरानी स्कूल के टीचर पे केस नहीं लगा पाएगी। ये भी कानून में बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है कि दोनों एक ही जगह काम करने होंगे, तब जा करके जैसे कि गर्ल्स स्कूल है, सॉरी ये गर्ल्स स्कूल है और वहाँ पे गर्ल्स वगैरह पढ़ती, किसी गर्ल के साथ गलत हुआ है, अगर इसने स्कूल छोड़ दी ना, तो अब ये छोड़ने के बाद इस टीचर पे ये केस नहीं लगा सकती पोस्ट के अंदर में। ये दूसरे एफआईआर करा सकती है वुमेन डिग्निटी के खिलाफ, लेकिन ये पोस्ट के खिलाफ नहीं कर सकती। क्यों? दोनों को एक ही स्कूल में होना जरूरी था। ठीक है, मतलब ये तो बहुत बड़ा एविडेंस, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने ये बता दिया। प्रोफेसर अगर मैसेज को डिलीट कर देता है, जैसे किसी प्रोफेसर ने किसी गर्ल को मैसेज कर दिया, ठीक है ना, कोई सेक्सुअल वगैरह मैसेज कर दिया, लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप पे आता है ना डिलीट फॉर एवरीवन, अगर मैसेज डिलीट कर दिया तो प्रूफ नहीं मिलेगा। और एक्ट क्या कहता है, डायरेक्ट प्रूफ लेके आओ। अगर गर्ल को ऐसे मैसेज किए तो गर्ल को कहते हैं कि भाई डायरेक्ट प्रूफ लेके आ। अगर वो लड़की स्क्रीनशॉट लेना भूल गई तो उसके साथ तो गलत हो गया, यहाँ पे उसका तो प्रूफ डिलीट हो गया। और आईसीसी क्या बोलेगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जहाँ पे वो केस करेगी। और ये कहाँ होगा, ये किसी कोर्ट, ये पुलिस थाने में नहीं होता है, ये उसकी कंपनी में ही होता है, या फिर किसी उस, अगर स्कूल में है तो उस स्कूल में ही होगा, अगर किसी कॉलेज में तो कॉलेज में होगा। क्या आपकी स्कूल में आईसीसी है? बिल्कुल होगा, 100% वहाँ पे आईसीसी। जिस जगह पे 10 से ज़्यादा गर्ल वगैरह काम करती है, ठीक है ना, सॉरी 10% से 10% से ज़्यादा काम करते हैं, उसमें गर्ल हो चाहे वुमेन हो और चाहे मेल हो, उससे कोई लेने देना नहीं है। 10 जने से काम करते हैं तो वहाँ पे आईसीसी बनना जरूरी है। ठीक है ना, अगर आप इस स्कूल में हैं तो वहाँ पे आईसीसी होगा। अगर आपको नहीं पता, प्रिंसिपल मैम को कहिए कि मैम की आईसीसी कहाँ है, मुझे पोस्ट एक्ट के खिलाफ में कंप्लेन करनी, और आपको 100% हेल्प करेंगे। ठीक है, आईसीसी क्या होता है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ये क्या बोलेगा कि भाई एविडेंस नहीं है यार, क्यों? क्योंकि सर ने तो डिलीट कर दिया व्हाट्सएप पे चैट वगैरह सारी की सारी, तो केस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब वुमेन पे सारी की सारी परेशानी दी गई कि आप जाकर के एविडेंस लेके आओ, जो कि गलत होना चाहिए था। ठीक है, मतलब कि एक्ट में पैटर्न एनालिसिस नहीं है। देखो जैसे कि एक है ना, इसको मैं समझाता हूँ कोर्ट केस से भी। अगर कोई पर्सन है जो कि हमेशा चोरी करता है, ठीक है ना, वो उसने 10 बार चोरी कर ली, 10 बार जेल पकड़ा गया, 10 बार छूट गया। अगर 11वीं बार चोरी करेगा ना, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको फिर बेल ही नहीं देगी। वो कहेगी यार कि तो परेशान, तो हमेशा परेशान करता है यार, तो जेल में बैठा रहे, तेरे को बेल नहीं देंगे हम। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मतलब कि उसने पहली बार ही चोरी की है ना, तो कोर्ट क्या करेगा, शायद गलती से कर दी होगी, उसको बेल दे देते हैं आसानी से। इस पर्सन को बेल नहीं मिली, इस पर्सन को बेल मिल गई, जबकि दोनों ने चोरी की थी। ठीक है, इसको बेल क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये एक पैटर्न यहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ एक पैटर्न है कि हाँ ये हमेशा चोरी करता है, ये एक तरह का सीरियल ऑफेंडर है। लेकिन ये सीरियल ऑफेंडर नहीं है, तो इसको पहली बार चोरी करेगा, उसको बेल मिल जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? बिल्कुल आगे। तो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर में इस तरह का जो पैटर्न है ना, कि ये हर बार परेशान करता है गर्लों को, हर बार ऐसे मैसेज भेजता है, इस तरह के पैटर्न को नोटिस नहीं करती। वो कहती कि नए एविडेंस लेके आओगे तब हम मानेंगे, ये तो गलत है। विटनेस कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है, सही बात है। अगर किसी गर्ल के साथ गलत हो रहा है और जैसे कि 2 गर्ल है, गर्ल 1 गर्ल 2, ठीक है ना, और अगर प्रोफेसर साहब ने इसको मैसेज भेज दी, और अगर इसको मैसेज भेजा और सर ने फिर मैसेज को डिलीट कर दिया, लेकिन इस गर्ल ने तब तक इसको दिखा दिया था अपनी फ्रेंड को कि यार सर मेरे को ऐसे मैसेज भेजते हैं। इस गर्ल ने अगर वो मैसेज देख भी लिया, उसके बाद सर ने मैसेज हटा दिया ना, तो ये जाकर के एज ए विटनेस काम नहीं कर सकती। इस गर्ल 1 जिसको मैसेज भेजा, उसको सारे सारे एविडेंस लेके आने पड़ेंगे। ये विटनेस इसने देख लिया, लेकिन तब भी इसकी गवाही वहाँ पे काम नहीं करेगी। कहाँ पे? आईसीसी में। चीज़ गलत है। विटनेस को यहाँ पे उसकी गवाही भी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ गवाही नहीं मानते। एनोनिमस इनपुट अलाउड नहीं है, सही बात है। मतलब कि इस तरह की अगर वो विटनेस लेके जा रही तो बिल्कुल अलाउ नहीं है कि नहीं सर की हमें तो डायरेक्ट एविडेंस लेके आओ। वो जो मैसेज भेजा था ना, वो रियल मैसेज हमारे पास लेके आओ, लेकिन साहब ने तो व्हाट्सएप पे डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया है। ठीक है, कॉलेज चेंज करने पर पुराने केस ट्रेस नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई टीचर है या फिर कोई मैनेजर है, उसने उसकी एम्प्लॉय के साथ में कुछ गलत कर दिया या फिर उसको घूर रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है ना, अगर इस गर्ल ने इसके खिलाफ में आईसीसी पे केस कर दिया, ये मैनेजर ने क्या किया, रिलायंस से हट करके अभी कहाँ चला गया, ये एयरटेल में आ गया, ठीक है ना,
एयरटेल में आ गया ना तो वो केस पे क्लोज हो जाएगा। क्यों? दोनों का एक जगह पे ही काम करना ज़रूरी था, तब जाके पोशाक लगता है। तो जैसे ये नया मैंने यहाँ पे मैनेजर वो आ गया, तो अब क्या ये सुधर जाएगा? कि बिल्कुल नहीं सुधरेगा, ये यहाँ पे गर्ल्स को परेशान करने लगेगा। तो यहाँ पर तो यार आप इस पुराने केसेस को ट्रेस करो ना, इस पे तो केस लगे रहने दो। लेकिन पॉश एक्ट कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देखो दूसरी कंपनी में चला गया ना तो वहाँ पे एक अलग आईसीसी होगी, अब वहाँ पर अलग एक कंप्लेन आएगी, तो तब इस पे केस को लगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये तो चीज़ गलत है। ऑफेंडर यहाँ पे इजीली स्किप कर जाता है कि कॉलेज ए में कंप्लेंट हुई थी, उसने रिजाइन मार दिया, कॉलेज बी को ज्वाइन कर दिया, फिर से वापस लड़कियों को परेशान करने लग गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। मेलिशियस कंप्लेंट क्लोज का डर रहता है गर्ल्स को, जैसे कि अगर गर्ल के साथ किसी टीचर ने सेक्सुअल मैसेज वगैरह भेजे, ठीक है ना, और सर ने बाद में उनको ऐसे को डिलीट कर दिया। अब ये लड़की पॉश एक्ट लगाना चाहती है किस पे? उस टीचर पे, आईसीसी के अंदर में। वो कहती है कि सर, आईसीसी में जाएगी, वो कहेगी कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, एक टीचर है वो मेरे को गलत गलत मैसेज भेजते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस आपने मैसेज डिलीट कर दिए, तो ये आईसीसी अब ये गर्ल के खिलाफ चली जाएगी। ये आईसीसी टीचर के खिलाफ नहीं बोलेगी, अभी गर्ल के खिलाफ चली जाएगी। क्या कहेगी? कि ये मेलिशियस कंप्लेंट है, आप तो उन सर को बदनाम करने के लिए सर के सर मैसेज कर रहे हो, लेकिन इसके एक्चुअली में मैसेज भेजे थे, लेकिन ये सबने होशियारी लगा करके क्या किया, मैसेज को डिलीट कर दिया। लेकिन इस गर्ल के साथ यहाँ पे गलत हो गया। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मेलिशियस कंप्लेंट होती है, मतलब कि झूठी कंप्लेंट करोगे तो इस गर्ल के खिलाफ में कंप्लेंट हो जाएगी, मतलब कि इसके खिलाफ में फिर कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है कि हाँ ये गर्ल ही बदमाश है, ये गर्ल दूसरों को बदनाम करती है, टीचर्स वगैरह को। ठीक है, तो गर्ल क्या करती लास्ट में, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है ना, लेकिन है तो भी चुप रहती है, कहती है ठीक है मैं क्या करूँ, मेरे पास एविडेंस ही नहीं रहा, सर ने डिलीट कर दिया, तो इसको बाद में साइन करना पड़ता है। एक सेकंड भी किसी का सेक्सुअल हैरेसमेंट साइन नहीं करना है, एक सेकंड के लिए भी। क्यों करना है? कंप्लेन करो इजीली। विक्टिम क्या सोचती है, गलती से अगर कुछ रॉन्ग लिख दिया या मैंने कुछ रॉन्ग बोल दिया तो मुझ पर पनिशमेंट हो जाएगी, इसलिए गर्ल डरती है। ठीक है, तो बाद में वो अपने कंप्लेन नहीं करती है, इसलिए कंप्लेंट फाइल ही नहीं करती है। ठीक है, डिजिटल हैरेसमेंट बिल्कुल भी कवर नहीं होता है। आज हैरेसमेंट ऑनलाइन होने लगा है, सही बात है, पहले तो फिजिकल टच हो रहा था, अब तो फिजिकल टच की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो ऑनलाइन ही इतने सारे सेक्सुअल कमेंट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे किसी की फोटो के नीचे आप कमेंट देखिए, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स में नंबर है जहाँ पे सारे के सारे सेक्सुअल मैसेजेस आते हैं उनको, लेकिन उस मैसेज को ये आसानी से डिलीट करते हैं, जैसे कि डिसअपियरिंग मैसेज के थ्रू। ठीक है, टेलीग्राम पे आता है ना 24 आवर में अपना मैसेज डिलीट हो जाएगा, और ना उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हो, तो ठीक है वहाँ पे गलत गलत मैसेज करते हैं लड़के। एनक्रिप्टेड चैट्स आ गई है, सही बात है, उसको कोई भी जैसे कि कोई बड़ा पुलिस में कंप्लेन कर दी, ठीक है ना, अगर एनक्रिप्टेड चैट वगैरह है, ठीक है, तो क्या होगा कि कभी भी इस चैट को कोई डिकोड नहीं कर पाएगा, कोई पढ़ नहीं पाएगा इस चैट को। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एनक्रिप्टेड है, जैसे कि व्हाट्सएप पे आता है ना कि आपके चैट को कोई नहीं देख सकता है, व्हाट्सएप के इंजीनियर भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चैट्स वगैरह होगी तो कोई चेक ही नहीं कर पाएगा इसको। अगर गर्ल वगैरह से बाई चांस वो डिलीट हो गई, जैसे कि किसी टीचर ने किसी गर्ल को मैसेज कर दिया सिंपल भाषा में, ठीक है ना, और वो गलत मैसेज कर दिया, और अगर उन दोनों के बीच में एनक्रिप्टेड चैट थी, ठीक है, तो इसको कोई देख ही नहीं पाएगा, और अगर सर ने यहाँ से डिलीट कर दिया, सारी बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, वैनिश मोड होता है, वो होता है ना 24 आवर में अपना डिलीट हो जाता है, वो सारी की सारी चीज़ यूज़ करते हैं, पर आईसीसी में डिजिटल एविडेंस को हैंडल करना आता ही नहीं है। सही बात है भाई, आईसीसी में तो वो एक वुमन बैठेगी जो कि इस कंपनी के एम्प्लॉय होगी, इसको थोड़ी इतनी अकल होगी कि ये इतने बड़े बड़े ये ट्रेंड होगी इस तरह के डिजिटल डाटा को कलेक्ट करने में, बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पर इनको डिजिटल एविडेंस को हैंडल करना आता ही नहीं, तो हाँ वो केस बहुत फीक पड़ जाएगा उस लड़की के लिए। इम्प्लीमेंटेशन फेल क्यों होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। आईसीसी मेंबर जो होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते, सही बात है, एक सीनियर वुमेन होती है रिलायंस की, अब उसको थोड़ी ना आता होगा कि यार कि किस तरह से हम डिजिटल एविडेंस को चेक करेंगे। इंस्टीट्यूशन कॉन्ट्रोवर्सी से डरता है, सही बात है, अगर कोई बड़ा कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल कोई आईआईटी कॉलेज था, उसमें कोई प्रोफेसर ने किसी गर्ल को घूर के देख लिया, अगर इस गर्ल ने पोस्ट के खिलाफ पोस्ट में उस आईसीसी पोस्ट में अगर उसने अपनी कंप्लेन की आईसीसी के अंदर में, तो ये आईआईटी डरेगी कि यार कि मेरे प्रोफेसर का नाम खराब हो जाएगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा, तो क्या करेंगे, आईसीसी में इस कंप्लेन को दर्ज कराते ही नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो खुद है वो कॉन्ट्रोवर्सी डरता है, इसलिए वो खुद भी कंप्लेन करता ही नहीं है, लास्ट में विक्टिम को सहन करना पड़ता है। विक्टिम मेंटल प्रेशर से काफ़ी टूट जाती है, लास्ट में कंप्लेन करती ही नहीं है, केसेस काफ़ी डिले होते हैं, लास्ट में उसमें जस्टिस मर जाता है। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या है यहाँ पे, डेफिनेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करो। एक्ट में जो पोस्ट एक्ट है उसमें अब जो 2025 में अगर कोई रिफॉर्म आता है उसमें क्या क्या आना चाहिए कि इन्फॉर्म कंसेंट लिख के आओ, सिर्फ यस नहीं कहना उसको, लड़की को वो उसको बिना प्रेशर में यस कहना है। सेकंड, इमोशनल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए वहाँ पे, वो माइंड गेम वगैरह कि यार कि तुम्हारी टीम तुम्हें परेशान करती है, हमारे साथ रहो। साइकोलॉजिकल प्रेशर वगैरह नहीं होना चाहिए वहाँ पे। डिजिटल अब्यूज़ होता है तो सारी की सारी चीज़ों को रोकना होगा यहाँ पे, और इन चीज़ों को 100% ऐड करो एक्ट के अंदर में, ताकि गर्ल इजीली उनके खिलाफ भी कंप्लेन कर सके। कंप्लेंट टाइम लिमिट बढ़ाओ, जैसे कि अभी 3 मंथ का है उसको 1 साल करो कम से कम।
इन्वेस्टिगेशन को मॉडर्न बनाओ, जैसे आईसीसी उनको ट्रेन करो किसमें, साइबर एविडेंस के अंदर में, बिहेवियर पैटर्न में, कि भाई ये टीचर है ना, ये हमेशा ही बदमाशी करता है गर्ल के साथ में, हमेशा घूरता रहता है, उनको गलत गलत मैसेज भेजता है, तो ठीक है इस पैटर्न को पकड़ो, फिर उसको सजा दो। डिजिटल फॉरेंसिक करो, मतलब कि अगर उसने डिलीट भी कर दिया मैसेज तो वापस रिकवर करो उसको। मल्टी कैंपस ट्रैकिंग लगाओ, अगर ऑफेंडर कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में चला जाता है, कोई प्रोफेसर है अगर वो चला जाता है दूसरी कॉलेज में, तो हाँ ऐसे तो वहाँ पर उसकी आईसीसी की कंप्लेंट बंद मत करो, आईसीसी कंप्लेंट उसके दूसरे वाले जिस कॉलेज में उसने ज्वाइन किया ना वहाँ पे भेज दो कि हाँ सर किसी के खिलाफ कंप्लेंट चल रही है और अब आप कार्रवाई करना, ठीक है। सारी कंप्लेंट को लिंक्ड होनी चाहिए वो। विक्टिम को प्रोटेक्ट करो कि मेलिशियस कंप्लेंट है उसको हटा ही दो बिल्कुल भी, कि गर्ल वगैरह को डर ना रहे मन में कि हाँ कि मेरे खिलाफ का कंप्लेंट स्टार्ट हो जाए। आईसीसी को ट्रेनिंग कंपलसरी करो, जैसे कि लॉ, साइकोलॉजी, जेंडर सेंसिटिविटी, साइबर स्किल सब कुछ सिखाओ उनको आईसीसी की ट्रेनिंग को। आईसीसी में कौन बैठेगा, जज कौन होते हैं यहाँ पे, सीनियर वुमेन होती है, ठीक है बात समझ में। वुमेन कहाँ से होंगे, क्या जज को पकड़ के लाएंगे, नहीं। जैसे रिलायंस में अगर वो कोई लड़की काम कर रही है, उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको ऑटोमेटिकली आईसीसी का जज बना देते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, पोषक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 2025 में इमोशनल डिजिटल हैरेसमेंट को हैंडल भी ये बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें हमें ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये आर्टिकल था, थैंक यू।